कैमरा क्यों। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। शाम 5:45 हो रहे हैं और हमारी आज की बहस हो चुकी है शुरू। अड़ी के रडार पर आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं? पहली खबर कलकत्ता से। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन बहस का मुद्दा यह है कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री के राज में एक महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की गई, और क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और भी बड़े लोगों का हाथ है? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-440-671 पर कॉल करें। अड़ी के रडार पर दूसरी बड़ी खबर। मुंबई में एक समिट के दौरान आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक सेंट्रल बोर्ड बने जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। इस बोर्ड का फैसला सभी मुसलमान माने। सवाल यह है कि तौकीर रजा कैसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं और आखिर कर क्यों रहे हैं? अड़ी के रडार पर तीसरी बड़ी खबर मालदीव से है। चीन को झटका लगा है वहां और भारत की रणनीतिक जीत हुई है। मालदीव ने भारत को 28 आइलैंड दिए हैं जिस पर अब भारत वाटर एंड सुवेज प्रोजेक्ट लगाएगा। ये तीनों बेहद जरूरी, बेहद बड़े मुद्दे हैं आज के, लेकिन आज हमने बहस के लिए कोलकाता के मुद्दे को चुना है। पश्चिम बंगाल में निर्भया पार्ट 2 के बाद आरोपी को संरक्षण मिल रहा है या इस मुद्दे पर सियासत की जा रही है? ये टॉपिक इसलिए क्योंकि कोलकाता की डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मुहिम के बाद देश भर में हजारों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स अब सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर खबर है क्या। 8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ गई है। डॉक्टर के रेप की पुष्टि हो गई है और कोलकाता सहित देश भर में प्रदर्शन और हत्या के पीछे बड़ी साजिश के संकेत मिलने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने मामला आज सीबीआई को देने का आदेश दे दिया है। एक आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार जरूर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हत्यारा सिर्फ संजय रॉय है या इसमें कई और लोग भी शामिल हैं? क्या कोई बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं? और अगर शामिल हैं तो वो आखिर कौन है? क्या उन लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? क्या कोलकाता का आरजी कर अस्पताल किसी बड़ी अव्यवस्था का गढ़ है? सवाल सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं तक अब पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ चौंकाने वाले दावे किए गए। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि अपराध को छुपाने का पूरा प्रयास किया गया। शुरुआत में प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की और कहा कि महिला डॉक्टर साइकोसिस से पीड़ित थी, यानी कि मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जब प्रिंसिपल संदीप घोष ने आरजी कर से नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया तो कुछ ही घंटों में उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विवरण से यह पता चलता है कि बलात्कार सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि पूरी संभावना यह है कि यह गैंग रेप का मामला हो सकता है। तो क्या गैंग रेप की हत्या के सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है और क्या इस कोशिश में पुलिस भी शामिल है? क्या लगता है ये रिपोर्ट से आपको, क्या ये कहीं पे गैंग रेप का घटना है? देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आया है, बट मैं और मेरे ख्याल से किसी को फाइनल रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं है। तो एक हाथ से लिखा हुआ रिपोर्ट मेरे पास आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे दर्शक लोगों ने भी देखा होगा। द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज हैं ऊपर से नीचे तक। ठोस सबूत के साथ ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है, मगर हम लोग ये जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके बेसिस पे जाएं
तो लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो, मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि 1 से 2 या 3 लोग होने की संभावना है। तो अब कुछ बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। आज कई कार्रवाई हुई। NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मुद्दे का कॉग्निजेंस लिया, पर सवाल यह है कि असली दोषियों को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी ताकतवर व्यक्ति को क्या बचाया जा रहा है, और क्या CBI को पूरी जांच देकर के बंगाल पुलिस की जांच पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब राजनीति की बात आती है तो महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर चुनिंदा चुप्पी क्यों साधी जाती है। इन सारे बड़े सवालों को ले चलते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोलकाता साउथ से इस वक्त हमारे साथ अग्निमित्रा पॉल, जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर रीजू दत्ता। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर सबसे पहले सवाल तो आप ही से करना पड़ेगा डॉक्टर रीजू दत्ता, क्या किसी अपराधी को बचाने की कोशिश की गई है? आपकी सरकार ने कहा कि जांच पुरजोर तरीके से चल रही है, पर आज जब 5 याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने गई तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि उनमें से एक याचिकाकर्ता ने बाकायदा एक फ्लो चार्ट बना करके कोर्ट को बताया कि कैसे एक कवर अप करने की कोशिश की गई है। खुद जो महिला डॉक्टर थी, एक तरीके से उसी को मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की गई। पहले मैं वो फ्लो चार्ट आपको और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में कलकत्ता पुलिस ने क्या किया। क्या उन्होंने जांच की या उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की? तो आइए दिखाते हैं कि कैसे एक समरी दी इस फ्लो चार्ट में पुलिस की जांच के बारे में एक याचिकाकर्ता ने। उन्होंने कहा कि भाई पहले जब पूरी घटना सामने आई तो पुलिस ने कहा कि यह सुसाइड है, यानी कि आत्महत्या है। विक्टिम ब्लेमिंग डन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कहा कि खुद महिला डॉक्टर को ही कोई मानसिक बीमारी थी, इसीलिए उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। उन्होंने कहा साइकोसिस है। जब ये काम नहीं किया और फिर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए तो पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में भी रेप और मर्डर की बात की गई और एक स्केपगोट, यानी कि उन्होंने कहा है कि संजय रॉय जिनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है वो कुछ नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, वो एक स्केपगोट है। क्या ये आपकी पुलिस के खिलाफ रीजू दत्ता एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है कि 5 अलग अलग दलीलें दी गई हैं कलकत्ता हाई कोर्ट को यह कहते हुए कि ये एक बड़ा कवर अप है? डॉक्टर रीजू दत्ता। हेलो, आप सुनाई दे रहा है आपको पद्मजा जी? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं पहले ही आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत हैरान हूं कि इतना संवेदनशील एक मुद्दे पे जब हम लोग बात कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वहां पर ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो व्हाट्सएप में घूम रही है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हमें हमारे लिए छुपाने का कोई बात नहीं सर, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। ये व्हाट्सएप पे नहीं है, ये बकायदा लाइव लॉ ने आज दिखाया है कि कोर्ट में ये फ्लो चार्ट एक पिटिशनर ने दिखाया, कोर्ट में इसको सबमिट किया गया है। मैडम, क्या मैं खत्म कर सकूं? कोर्ट में जो 5 याचिकाएं दायर हुआ है उसमें एक परिवार की तरफ से, बाकी 2 बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी से और 2 CPM और कांग्रेस से। तो हम जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, देखिए पहला दिन जो ये जघन्य अपराध कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में हुआ, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने परिवार से फोन पे बात की और उसी दिन 9 अगस्त को उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अगर परिवार चाहती है कि कोई एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच की जाए तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद स्वयं कलकत्ता के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो सबसे बड़े अफसर है कलकत्ता पुलिस के, उनके नेतृत्व में पूरा जांच हुआ। जो प्रिंसिपल की बयान को लेके यहाँ पर बोला जा रहा है, या हर जगह, आप लोगों की गलती नहीं है, हर जगह पे बोला जा रहा है, उसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। ये राजनीति के चक्कर में व्हाट्सएप में चल रहा है। एक आप वीडियो नहीं दिखा सकते, ऑडियो नहीं दिखा सकते जहां पर प्रिंसिपल ने ये बोला है ये बात। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं,
पर ये बात गलत है। और आखिर में जब आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि सीबीआई के पास ये जांच चली जाएगी, हम इसका स्वीकार करते हैं, क्योंकि कल जब माननीय मुख्यमंत्री परिवार पीड़िता के परिवार के घर पे गई थी, उन्होंने भी एक डेडलाइन दे दिया था कि अगर कलकत्ता पुलिस 7 दिन में ये मामला ना निपटा सके तो सीबीआई को जांच देगी। इसमें और एक बहुत बड़ा मुद्दा है पद्मजा जी, पद्मजा जी, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपसे छोटा सा बस सवाल पूछूंगी, 7 दिन क्यों? अगर सीबीआई को ही देना है तो जिस दिन हत्या का खुलासा हुआ उसी दिन आप कहिए कि हम कुछ नहीं छुपाना चाहते, सीबीआई जांच करे। 7 दिन क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैडम और एक बहुत बड़ा तत्व, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रहा है, जैसे आपने भी दिखाया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो कोर्ट, पुलिस और परिवार छोड़ के किसी के पास नहीं है, ना तृणमूल के पास, ना बीजेपी के पास, ना किसी पार्टी के पास। तो यहां पर एक चीज घूम रहा है कि ये सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप का मामला है। 7 दिन क्यों? क्योंकि जो पीड़िता के शरीर से जो स्वाब सैंपल लिया गया है और जो मुख्य आरोपी जिसको 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया, संजय राय बोल के, उसका खून का सैंपल सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में डीएनए मैपिंग के लिए भेजा गया है। डीएनए मैपिंग का जब रिपोर्ट आएगा मेरे पास, आपके पास, सबके पास, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एक आदमी था या उसमें एक से ज्यादा आदमी थे। ठीक है, उससे पहले किसी के पास कोई बात नहीं, इसीलिए समय मांगा गया था। पर हाईकोर्ट ने जो बोला हम उसको सराखों पे लेते और सिर्फ क्लोजिंग में एक ही बात कहेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की निवासी के तौर पर रिजू दत्ता, पूरा बंगाल प्रशासन सिर्फ 2 चीज चाहती है और हर बंगाल की जनता 2 चीज चाहती है। एक, जो पीड़िता है उनको और उनके परिवार को न्याय मिले, और इसमें जो दोषी हो उसको फांसी की सजा मिले, बस हम इतना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। पॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जाने से पहले एक और छोटा सा सवाल, अगर आपकी जांच इतने अच्छे से चल रही थी तो फिर सीबीआई को केस क्यों दे दिया कोर्ट ने? मैंने मैडम सीबीआई के लिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी पहले दिन कहा था कि अगर चाहे तो निष्पक्ष जांच करा सकते हैं। जब कोर्ट के पास पूरा मुद्दा गया, जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने अपने बात रखी, जो वो रख सकते, वो उनका अधिकार है। तो ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये सोचा कि संडे तक क्यों, आज हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो, जल्द से जल्द न्याय हो, जल्द से जल्द दोषी आरोपी पकड़े जाए, तो हम आज ही से सीबीआई को देते हैं। हम तो उसकी किसी भी तरीके से विरोधिता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए छुपाने का कुछ नहीं है। हम तो खुद पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर परिवार चाहती है तो निष्पक्ष जांच हो, हमको कुछ छुपाने का नहीं। इसमें जो है, जैसा है, सबको फांसी पे टांग दो, हम वही चाहते हैं कि जस्टिस मिले और जल्दी मिले। ऐसा नहीं कि सीबीआई के दूसरे केसेस की तरह ये 12 साल, 15 साल, 20 साल चले। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, बस। चलिए, अगर विवेक श्रीवास्तव, आज भारतीय जनता पार्टी ये भी सवाल पूछ रही है कि लेफ्ट, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जब भी कोई अपराध होता है, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ, किसी भी भाजपा शासित राज्य में होता है, आप सीधे कहते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दीजिए, और आपको मांगना भी चाहिए। अगर कोई भी अपराध हो आपको जवाबदेही मांगनी चाहिए। जब बंगाल में ऐसा कोई अपराध होता है तो आप उसको एक समाज की प्रॉब्लम बताने लगते हैं। आप कहते हैं कि कुछ समाज और माइंडसेट वो विकृत हो गया है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ है परसों। मोहम्मद सलीम वहां पे थे, लेफ्ट का पूरा डेलीगेशन था, डॉक्टर्स हमारे साथ मिले, सब साथ में थे। मार्च किया हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज से लेकर के शाम बाजार तक। तो इट इज नॉट दैट, ये कहना गलत है कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इन इंसिडेंसेस के ऊपर एक लिमिट के आगे राजनीति करना गलत है। हमारा मकसद होना चाहिए कि जल्द से जल्द पहले आरोपी पकड़ा जाए और पीड़ित को जो है किसी न किसी तरीके से न्याय मिले। अगर उसमें हम लोगों को सस्पिशन लग रहा है, जैसा कुछ डॉक्टरों ने ही शुरू में हमें बताया कि साहब ये सिंगल आदमी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता, इसमें कई लोगों का वो चलन है। संजय रॉय जो पकड़ा गया है, उसके कपड़ों के ऊपर जो खून था उसने खुद ही वॉश आउट कर दिया था। पुलिस का मानना था उसके शूज के ऊपर ब्लड के सैंपल्स मिले हैं, जिसके आधार पे उसको पकड़ा गया। तो अब अगर फाउल प्ले है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की बात है, पता लगा रूलिंग पार्टी उसको प्रोटेक्ट करिए, तो डेफिनेटली ऑल एंड आउट फाइट होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ओवर समथिंग दैट इज बैड, कि भाई किसी की मृत्यु के ऊपर राजनीति करना ये गलत है, इसको हम गलत मानते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कोई भी पार्टी हो, भले से ही वो टीएमसी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं आप राजनीति मत कीजिए। आज शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने कहा था हम सीबीआई जांच के लिए तैयार है, तो फिर अब इस्तीफे की मांग क्यों? देखिए, यहां पर दो बातें ऐसी हैं जो कि ये इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा, ठीक। जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। पहली बात, आज हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सुपुर्द करने का डिसीजन दे दिया, मगर ममता बनर्जी जी आज सवेरे तक भी ये कह रही थी कि आगामी रविवार तक यदि पुलिस कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकाल पाएगी तो यदि उसके परिवार वाले कहेंगे तो हम सीबीआई को दे देंगे। तो सवाल उठता है, ये एक हफ्ते का समय किस लिए मांगा जा रहा था? ये एक हफ्ते का समय, ये संदेह पैदा होता है कि क्या किसी प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए मांगा जा रहा था क्या? और उस संदेह का एक आधार भी होता है क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख के साथ ऐसा ही हुआ था कि सरकार सीबीआई को देने को तैयार नहीं थी। इसमें कोई राजनीतिक विषय तो था नहीं, तो फिर क्यों उन्होंने इसको अपराधियों के संरक्षण का एक आधार बनाने का प्रयास किया? यह पहला संदेह। दूसरा संदेह, जो प्रिंसिपल इस्तीफा देता है वो प्रिंसिपल इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में, अब तो संदेह और गहरा हो जाता है कि जिस व्यक्ति के इंस्टीट्यूशन में सब कुछ हुआ उस पे कौन सी ऐसी ममता थी ममता जी की कि उसको 24 घंटे के अंदर एक दूसरा पद देना आवश्यक था, जबकि नैतिकता के आधार पे, तथा कथित नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया था तो उसे किसी भी प्रकार के प्रशासनिक पद से अलग रहना चाहिए। तीसरी बात जो विवेक जी ने कही कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, और उन्होंने कहा पॉलिटिक्स एक लिमिट पे होनी चाहिए, यही तो दिख रहा है पॉलिटिक्स है। पद्मजा जी, हम जो कोलकाता में बोल रहे हैं वही हमारी पार्टी दिल्ली में बोल रही है। ये कह रहे हैं इनके मोहम्मद यूनुस वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रदर्शन की रस्म अदायगी कर रहे हैं, यानी कोलकाता में इनके हिसाब से ये ममता जी का विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं। आपकी डिबेट पे बैठे हुए टीएमसी और लेफ्ट दोनों के समर्थक एक दूसरे को कवर फायर देते हुए बीजेपी पर फायरिंग करेंगे और फिर कहेंगे कोलकाता में तो हम विरोध कर रहे हैं। यह होती है राजनीति। इसलिए इस ढंग की जघन्य दुर्दांत घटनाओं के ऊपर ऐसी राजनीति करना दुखद है। अपना एक स्टैंड क्लियर रहिए, जो कोलकाता से दिल्ली तक एक समान रहना चाहिए, मगर अफसोस यहां कन्नौज से कोलकाता तक भी उसमें बदलाव और सियासी नफे नुकसान के तराजू पर तौल कर दिखाई पड़ता है। जी, इससे पहले कि रिजू दत्ता आपका जवाब दें, अग्निमित्रा पॉल जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि आपने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के तार जुड़े हुए हैं इस पूरे हादसे के साथ। अग्निमित्रा जी, देखिए, सारी जो बात हम बोले हैं, ये सारे बात आरजी कर के डॉक्टर का व्हाट्सएप ग्रुप, सारे इंटर्न के ग्रुप, वहां से ये बात आ रहे कि आज ममता बनर्जी ने क्यों संडे तक, रविवार तक क्यों टाइम लिए? क्यों आज क्यों बोले हैं आत्महत्या? क्यों हम लोग बार बार बोले थे कि सेकेंड पोस्टमार्टम किया जाए, बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, क्यों नहीं किया है? आज डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, आर्जिकर बोल रहे हैं कि टीएमसी के कोई एमपी, उसके भतीजा इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसीलिए ममता बनर्जी आप 7 दिन टाइम नहीं मांगे हैं ताकि सारे जो प्रमाण है उसका खत्म कर देंगे। हाँ, हम लोग को सब कुछ मालूम है। हम लोग को ममता बनर्जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं, ममता का पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं। पर जब आप रेप हुआ था, कामदुनी रेप 11 बरस हो गया, आज कामदुनी रेप विक्टिम को मर गई है, लेकिन आज तक विचार नहीं मिला। वो तो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्या हुआ? क्यों नहीं मिला? तो इसीलिए आज हम लोग बहुत खुश है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हुआ है, लेकिन हम लोग का दावी है ममता बनर्जी आप इस केस को सप्रेस करने का कोशिश किए थे। नहीं, पर अग्निमित्रा जी, जब आप कहती हैं, मैं आपकी ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। आपने कहा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीनियर डॉक्टर जो हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, वो कह रहे हैं कि किसी तृणमूल कांग्रेस के सांसद का नेव्यू यानी कि भतीजा या भांजा इस हत्या से उसके तार जुड़े हुए हैं। किस बिना पर आप ये कह रही हैं? क्योंकि आप पर इल्जाम है कि आप राजनीति कर रही हैं, आप तृणमूल कांग्रेस को घसीट रही हैं इसमें। हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति करने का कोई विषय है नहीं। अगर राजनीति करने का विषय था तो नहीं बोलते कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दीजिए, हमको सिर्फ राजनीति करना था। लेकिन हम क्या बोले कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे दीजिए,
क्यों आप टाइम किल कर रहे हैं? ममता बनर्जी वॉज किलिंग टाइम, क्यों संडे तक टाइम लिए हैं? तो आज हम फिर से वही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। आरजी कौर के डॉक्टर्स, आरजी कौर के इंटर्न्स, आप जाकर थोड़ा कान लगाइए, तो आपको भी एक खबर मिलेगा कि टीएमसी के एमपी, हम तो एमएलए नहीं बोले, हम टीएमसी के एमपी बोल रहे हैं, एमपी के नेफ्यू बोल रहे हैं, एमपी के बेटा तो नहीं बोले, हम नेफ्यू जवाब बोले दीजिए हैं। रिजू दत्ता, गंभीर आरोप है। रिजू दत्ता, देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अग्निमित्रा जी के पास जो जानकारी है वो किसी के पास नहीं है, तो सीबीआई जब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी उनसे ही शुरू करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनके पास ही सारे तथ्य हैं और वो खुद कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये सामने आ रहा है। तो अगर मेडिकल कॉलेज में क्यों ट्रांसफर कराए? अरे एक सेकंड, एक करके अग्निमित्रा जी, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, जवाब दीजिए। उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। आप नाम बता दीजिए, आप जो भी एमपी है उनका नाम बता दीजिए, उनकी जांच होनी चाहिए। नाम तो निकालेगा सीबीआई, नाम निकालेगा। आप तैयार हैं इस जांच के लिए रिजू दत्ता? मेरा काम नहीं है। अरे अच्छा पद्मजा जी, अग्निमित्रा पॉल की हिम्मत नहीं है नाम बोलने की, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख के कीचड़ उछाल रही है। अब तो सीबीआई जांच हो गया है, सीबीआई अग्निमित्रा पॉल से इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अग्निमित्रा पॉल से शुरू करना चाहिए। एक एक करके अग्निमित्रा जी, आप लोग की तरह घटिया राजनीति नहीं करते हैं। लास्ट आप लोग की तरह गिफ्ट की राजनीति हम लोग नहीं करते, आप लोग की तरह ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके। रिजू दत्ता, अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं सीबीआई उनको बुलाएगी, वो नाम बताने को तैयार है। कल को अगर किसी नेता का नाम आया तब मत कहिएगा कि एजेंसियां आपके पीछे छोड़ दी, तब आप जांच के साथ सहयोग करेंगे ना? सुनिए, आप सहयोग करेंगे जांच के साथ? अग्निमित्रा जी, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी। मैं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे ये कह रहा हूं, आपके चैनल में करोड़ों लोग देख रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच में तृणमूल कांग्रेस के किसी एमपी का भतीजा, नाना, फूफा, चाचा, खुद किसी एमपी का नाम भी आए तो तृणमूल कांग्रेस उसको पहले बोलेगा कि इसको फांसी पे लटका दो, और सुनेंगे कुछ। और दूसरी बात, मेरा सुधांशु जी से एक सवाल है, पद्मजा जी, बहुत वाइटल सवाल। जो रेप और मर्डर का मुद्दा है, ये तो सिर्फ बंगाल में नहीं होता, मैं आज कीचड़ उछालना नहीं चाहता, राजनीति भी नहीं करना चाहता, ये गुजरात में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, आसाम में भी होता है, दिल्ली में भी होता है। मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आज सुधांशु जी जो हमारे इतने बड़े माननीय सांसद हैं, क्या बीजेपी एक ऑर्डिनेंस लाएगी कि अगर किसी रेपिस्ट या मर्डरर के खिलाफ एविडेंस है तो उसको 7 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उसको फांसी पे लटकाया जाए, तृणमूल उसका समर्थन करेगी। पर क्या बीजेपी और उनकी एनडीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लाएगी? पहले सुधांशु जी इसका जवाब दे, नहीं तो ये जो सोशल डिजीज है रेप का, ये कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ राजनीति में कीचड़ उछाला जाएगा। सुधांशु जी से जवाब दे लेते हैं, उनसे सीधा सवाल है। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए, मैं पहले जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा, रिजू दत्ता जी ने क्या बोला? अग्निमित्रा पॉल जी के लिए कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो नाम ले सकें। यह है तृणमूल कांग्रेस का असली चरित्र कि नेशनल टीवी चैनल के ऊपर कहा जा रहा है। और याद रखिए रिजू दत्ता जी, जिनकी हिम्मत नहीं थी वो लेफ्ट और कांग्रेस अपनी हिम्मत तोड़ के खड़े हो गए आपके पलड़े में। याद करिए, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, मगर उनकी पार्टी ममता जी के आगे नतमस्तक हो गई। विवेक श्रीवास्तव की पार्टी कहती इंडी गठबंधन की, मगर हमारी पार्टी, अग्निमित्रा जी वहां बैठी हुई हैं, हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसकी हिम्मत को आप चुनौती दे सके। आपकी हिम्मत और हिमाकत दोनों को सियासत की बिसात के ऊपर चुनौती भारतीय जनता पार्टी देगी। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं नहीं हो रही हैं, उनके ऊपर उत्पीड़न नहीं हो रहा है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुआ, पर उनके नेता बोले नहीं थे। अब इस पे जवाब देता हूं। जो आपने ये बात कही महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपराध होना एक चीज है, और आपने जो ये बात कही कि फास्ट ट्रैक करके 7 दिन में, मुझे लगता है यह आपका बयान ही अपने आप में शातिराना और निहायत शर्मनाक है, क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन के अंदर कोई भी कोर्ट सारे डिसीजन नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूं, अगर अभिषेक बनर्जी ने यह बोला है तो यह मजाक उड़ाने के समान है।
ये कोई 2020 मैच नहीं है कि आप कहेंगे 3.5 घंटे में डिसीजन हो जाना चाहिए। हां, अगर ईमानदारी होती है तो मोदी जी ने जो किया, उन्होंने बलात्कार के अपराधियों की सजा दुगनी की 20 साल, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया। और मोदी जी ने यह भी बोला कि यह सिर्फ कानून से हल होने वाली समस्या नहीं है। याद करिए, मोदी जी ने बड़ा प्रसिद्ध अपने भाषण में बोला था कि हम अपनी बच्चियों से पूछते हैं कि बेटा शाम हो गई बेटी, इतनी देर तक तुम कहां थी। जिस दिन हम बेटों से भी पूछना शुरू करेंगे कि इतनी रात तक तुम कहां थे, तो उनके ऊपर भी एक सामाजिक दबाव बनेगा। इसलिए हमने दोनों ईमानदारी से कहे। मगर अफसोस जानते क्या होता है, आप ही के साथी है समाजवादी पार्टी में, कन्नौज में क्या बोल रही है वहां की नेत्री कि 15 साल की बच्ची शाम के समय कौन सी नौकरी मांगने वहां गई थी। और यही हमने संदेश खाली में देखा था। इसलिए अपराध के ऊपर प्रतिक्रिया कितनी संवेदनहीन है, यह हृदय को दुख देती है। अपराध होना मैं मानता हूं, ऐसा नहीं कहता कि हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता है, पर अपराध पे प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती है जैसी आप लोगों की होती है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां कहते रेप हुआ ही नहीं था, बाद में कोर्ट के कहने माफी मांगते हैं। शांति धारीवाल जो कि राजस्थान के सीनियर नेता थे, वो कहते मर्दों वाला प्रदेश है राजस्थान, इसलिए रेप ज्यादा होते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं 57% रेप के केस फर्जी होते हैं। यह मैं मुख्यमंत्री के रूप में कह रहा हूं। इस ढंग के शर्मनाक बयान देना यह ज्यादा बड़ी शर्म। जवाब दे सकता हूं? इससे पहले कि आप जवाब दें, हर्षवर्धन जी एक सेकंड। हर्षवर्धन जी, अगर हम इसको राजनीतिक तौर पर देखें, ममता बनर्जी से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। अभिषेक बैनर्जी फ्रंट फुट पे आकर के जब ये बयान देते हैं कि 7 दिन में फांसी पर टांग दीजिए, क्या उससे डैमेज कंट्रोल हो गया है? पंद्रह जी, मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो ममता बनर्जी 7 दिन से अधिक का समय लेती हैं सिर्फ आरोपियों को पकड़ने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि 7 दिन में फांसी पर टांगने वाला कोई अध्यादेश लाइए, कानून लाइए। ये सचमुच थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेताओं को बयानबाजी से आगे आना चाहिए और बिना किसी हिचक के। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो घटना हुई है, जो शर्मनाक घटना हुई है, नवाब सिंह यादव जिसमें आरोपी है, वहां सवाल पूछा जाएगा तो किससे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने उसके साथ किसी भी तरह से खड़े होने की कोशिश की? क्या बचाने की कोशिश की? क्या उसमें 1 हफ्ते का समय मांगा? नवाब सिंह यादव जेल जा चुका है, उसके साथ जो और लोग होंगे उनकी भी तुरंत पूछताछ की जा रही है, पुलिस एक्शन में आई। यहां क्या हुआ? यहां जिस आरोपी है, जिसके ऊपर ये जघन्य घृणित कर्म करने का आरोप है और कहा जा रहा है, रिपोर्ट बता रही कि अकेला नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा के घूमता है। एक जो सिंडिकेट क्लब कल्चर की बात होती है, जिसमें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने लोगों, हम नहीं जानते क्या है, मैं वहां बंगाल के अखबारों में जो रिपोर्ट छपी उसके आधार पर बता रहा हूं। कहा गया कि वो घुसता ही अस्पताल में था, कोलकाता पुलिस का बता, वो क्या था? वॉलंटियर था। कोलकाता पुलिस के साथ किसी ब्लड डोनेशन में, किसी ट्रैफिक कंट्रोल में अलग अलग समय पर वॉलंटियर के तौर पर था। इधर वॉलंटियर के तौर पर कोई उसका काम नहीं था, फिर भी उसकी गाड़ी पर केपी लगा हुआ था। सवाल यहां यही है, क्या इस देश में सचमुच राजनीति वहां पहुंच गई है जहां अपना नेता, अपनी सरकार, उसके आधार पर हम दुष्कर्म और छेड़खानी और पॉक्सो जैसे मामले में बर्ताव करेंगे? यह शर्मनाक है। इसीलिए ज्यादा चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि समाज तो ठीक क्या होगा, नेता बचाने के लिए बैठे हुए अपराधी को, नेता बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए हैं। और जो सबसे खतरनाक बात है कि एक महिला नेत्री के राज में इस तरह की घटनाएं लगातार हुई। संदेश खाली एक बहुत बड़ा उदाहरण था, आज ये हुआ। इसमें सीधे तौर पर कोई नहीं दिखता तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन वही साफ साफ दिखता है बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, ये अग्निमित्रा पॉल के उस बात से समझा जा सकता है। पर हर्षवर्धन जी, जब तुलना होगी तो नवाब सिंह यादव के केस की नहीं होगी, आरसी कर मेडिकल कॉलेज के केस के साथ तुलना होगी मणिपुर की। लोग ये भी पूछेंगे कि मणिपुर में जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा था तो कई महीने तक एफआईआर नहीं की गई, एफआईआर के बाद अरेस्ट नहीं किया गया, और मुख्यमंत्री जिनके नाक के नीचे ये सब हुआ वो अभी भी उसी सीट पर बैठे हुए हैं। तुलना तो वो की जाएगी ना, राजनीति वहां भी है। नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मणिपुर में जो हुआ वो देश के माथे पर कलंक है, शर्मसार करने वाला है। तो फिर अगर आज आप ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेंगे तो बीरेंद्र सिंह का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये घटना और वो घटना अगर हम आप जोड़ेंगे पत्रकार के तौर पर तो ये कतई ठीक नहीं होगा। जो मणिपुर में हुआ वो शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला है, काला धब्बा है, बीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी। और बीरेंद्र सिंह छोड़िए, भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, उन्होंने खुद कहा काला धब्बा है।
लेकिन वो जनजातीय संघर्ष है, दो लोगों, दो समुदायों के बीच में संघर्ष है, एक फैसले के बाद आया हुआ संघर्ष जिसमें लोग वाशी हो गए, अपने ही घर परिवार की महिलाओं पर टूट पड़े, और ये दूसरे तरह का एक मामला है। दोनों को जोड़ना ठीक नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी कोई दुष्कर्म हो सकता है, जवाबदेही तो उसी सरकार और उसके मुखिया की होगी। प्रतिक्रिया कैसी आती है ज्यादा चिंता देती है। रिजू दत्ता, इससे पहले कि हम इस राज्य और उस राज्य की बात करें, कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक सवाल पूछा और वो सवाल आज कोर्ट में भी पूछा गया। बात अगर हम कर रहे हैं तो आरसी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के एक अस्पताल से इस्तीफा देते हैं और कुछ ही घंटों में उनको दूसरे अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है? क्यों उनको इतनी ढील दी जा रही है? क्या उनको संरक्षण दिया जा रहा है? और अगर हां तो क्यों? यह सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। बिल्कुल, और पद्मजा जी, मैं जवाब सीधा दूंगा, पर कुछ जवाब देने के बाद दूंगा। सुधांशु जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, जवाब दीजिए, क्योंकि फिर शुरू हो जाएगी। आप ये बताइए ना, संदीप घोष को एक अस्पताल से हटा के दूसरे अस्पताल में कैसे रखा जा सकता है? मैं पूरा समय दूंगा, मैं जवाब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। संदीप घोष पर पहले जवाब। बस ठीक, बस हाँ, संदीप घोष को नैतिक तौर पे जब हटाया गया आरजी कर मेडिकल कॉलेज से और पूरे देश में जब आंदोलन शुरू हो गया है, उनके जगह पे डीन को प्रिंसिपल बनाया गया, एमएसबीपी को दूसरे जगह से लाया गया, तो हमारे नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड खाली हो गया है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आज डॉक्टर्स ने जो पेन डाउन किया है उसके वजह से दो पेशेंट, एक मालदा और मुर्शिदाबाद में एम्बुलेंस में पड़े पड़े मर गए वो दो पेशेंट्स, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है इलाज करने की निगरानी में इतना जघन्य अपराध हो जाता है। आप कह रहे हैं कि आज हमने यहां से हटा दिया, हमने उधर बिठा दिया, क्यों? नहीं, हमें क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका 25-26 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, हमें तो अपना अस्पताल चलाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बड़ी है, वहां पे उनकी निगरानी में एक महिला का बलात्कार उनके अस्पताल में हो जाता है, एक उस आदमी के द्वारा जिनको सिविक वॉलंटियर बना करके पूरी छूट मिली थी कि वो कॉलेज के अंदर घूम सके। आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बड़े साल का है, चलिए इनकी सेवाओं का हम इस्तेमाल कर ले। एक बात मैं कहता हूं, वहां पर आरजी कर में बैठे जो आंदोलनकारी डॉक्टर्स हैं, उनका मांग था कि उनको यहां से हटाया जाए। हमने सांसद, प्रिंसिपल, एमएसबीपी और एसीपी तो उनकी मांग थी यहां से हटाया जाए, तो आपने कहा चलो यहां से हटा करके कहीं और बिठा देते हैं। इससे भद्दा बचाव अभी मुझे समय नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, ये रिजू दत्ता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई और है ही नहीं जो उस जगह पे जा सकता, यानी एक व्यक्ति इनके पास नहीं है जो आपने जुबान दी थी। नहीं, मैं आपको बिल्कुल पूरा समय दूंगी, पर अभी इस मामले पर पूरा हम विश्लेषण कर लेते हैं। इसका जवाब तो दे दीजिए ना, एक व्यक्ति आपके पास नहीं है पश्चिम बंगाल में, एक व्यक्ति जिसके अस्पताल में इतना जघन्य काम हुआ, हत्याकांड हुआ, दुष्कर्म, उसको आप दूसरी जगह भेजते, कहते वहां जगह खाली थी। चलिए, ये कोई नॉर्मल वैकेंसी आप फिल कर रहे हैं? आपकी दलील क्या है डॉक्टर रिजू दत्ता? चलिए कोई बात नहीं, आपकी दलील ये है कि तकलीफ सिर्फ आरजी कर के डॉक्टर्स को थी, तो हमने उनको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भेज दिया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूं कि आज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जब आपके एक मंत्री और विधायक पहुंचे, आपके मंत्री जावेद अहमद खान, वो वीडियो दिखाएं प्लीज, और आपके विधायक स्वर्ण कमल साहा आज कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज गए, तो उनको भी नारेबाजी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां के भी डॉक्टर ये नारे लगा रहे थे कि डॉक्टर संदीप घोष को यहां पर क्यों भेजा गया है, उनको उधर से हटा के यहां क्यों भेजा गया है। तो अब तो डॉक्टर कह रहे हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में हटाइए, हटा देंगे। अब तो हमारे ऊपर कुछ रहा ही नहीं, अब तो हाई कोर्ट ने उनको एक्सटेंडेड लीव पे भेज दिया, ये तो सरकारी अस्पताल है, हो गया। नहीं, उनको वहां से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो सरकारी अस्पताल है, आप डॉक्टर घोष को हटाएंगे? अरे डॉक्टर घोष को वहां पर तो आज ज्वाइनिंग का बात था, उसके पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला उनको एक्सटेंडेड लीव पे चले जाने के लिए, उन्होंने वो कागज जमा कर दिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी हटाने का तो सवाल ही नहीं आता है। अदालत का हाई कोर्ट को करना पड़ा, ये भी सोचिए कितना शर्मसार कर। अरे पद्मजा जी, अभी मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको वक्त मुझे जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए।
अब सुन लीजिए, जो यहाँ पर बड़े बड़े बैठ के ज्ञान दे रहे हैं ना, जब पद्मजा जी आपने मणिपुर का सवाल उठाया तो उसको दो जनजाति का मारामारी बता के उसको साइड कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि उनके राज्य में हुआ तो उनको मतलब उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तो जब किसी बाबा के राज्य में उन्नाव हथरास होता है उसका क्या करना चाहिए? कान पकड़ के उसको कुर्सी छोड़ना चाहिए। फिर उस बारे में क्यों नहीं बात होती है? एक दूसरा, सुधांशु जी ने कहा कि ऐसे ऑर्डिनेंस नहीं होता, 7 दिन नहीं होता। अभिषेक बनर्जी ने कहा इन्वेस्टिगेशन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और सुधांशु जी, आप लोग ऑर्डिनेंस ला सकते हैं एक दिन में अरविंद केजरीवाल से सारा क्षमता लेके एलजी को देने के लिए, पर आप रेपिस्ट को और मर्डरर को आप लोग ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते फांसी पे लटकाने के लिए, क्योंकि सालों साल सुधांशु जी आपके बाजू में ब्रिजभूषण शरण सिंह बैठता था पार्लियामेंट के अंदर में। दूसरी बात, यहां पर तो खत्म कर लीजिए पद्मजा जी, यहां पर जो बच्ची है उसके साथ जो इतना जघन्य अपराध हुआ, उसका पोस्टमार्टम किया गया परिवार के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी किया गया बाकायदा। हथरास में तो शब्द भी नहीं मिला था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जला दिया था शब्द को, याद है, और किसी को घुसने नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात, एक इतनी शोरगोल में ना पद्मजा जी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दब गया है। कल की बात है, थोड़ा जांच कर लीजिएगा। आगरा में एक चलती हुई गाड़ी में एक 3rd ईयर बीटेक की लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया है। आज एक और लड़की का उड़ीसा में बीजेपी शासित राज्य में बलात्कार कर दिया गया है। पर इतने शोरगुल में और राजनीति के कीचड़ उछलने में हम लोग ये सब दबा देते हैं। मैं ये नहीं चाहता था कि राजनीति हो, मैं चाहता था एक सोल्यूशन निकले इस डॉक्टर दत्ता, आपका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज है। उड़ीसा को लेकर के आप नाराज हैं, जो आगरा में हुआ उसको सुनकर के आप आहत हैं, पर यही गुस्सा, यही नाराजगी, यही दर्द आरसीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के क्यों नहीं दिखता आप में? यही तो आपसे सवाल है। अरे डॉक्टर संदीप घोष को आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेज देते हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी, आपके खुद के नेता, छात्र परिषद के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके कल करीब 8 बजे ट्वीट किया और कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। डॉक्टर संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में भेजा गया है, मैं इस बात की निंदा करता हूं। अगर कोर्ट ने नहीं कहा होता तो आप तो डॉक्टर संदीप घोष को संरक्षण दे देते ना। आपको नाराजगी होती है हाथरस पे, उन्नाव पर, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वाजिब है, पर कलकत्ता पे आप इस तरीके से चुप नहीं रह सकते ये कह के अरे डॉक्टर त्रिवेदी से पूछो, अरे योगी आदित्यनाथ से पूछो। हम पूछते हैं उनसे, पर आपसे भी पूछा जाएगा, संदेश खाली पे भी पूछा जाएगा और कलकत्ता पे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जब संदीप घोष का चार्ज लेने का बात था तो वो नेशनल मेडिकल कॉलेज नहीं गए, उनसे पहले हमारे मंत्री गए आंदोलनकारी डॉक्टर्स से बात करने के लिए। क्या आप लोग उनको अलाउ करेंगे? और दूसरी बात, ये जो संदेश खाली का लॉलीपॉप रोज निकलता है ना, संदेश खाली एक जघन्य षड्यंत्र था बंगाल और बंगाल की औरतों के खिलाफ, जिसका मुंहतोड़ जवाब लोकसभा इलेक्शन में बंगाल की औरतों ने बीजेपी को दे दिया है। 22 से घटा के 12 पे लाके। संदेश खाली की जांच चल रही है, कितनी महिलाओं ने एफआईआर किया है, वहां पर टीम गई है और आप उसको लॉलीपॉप बोलते हैं। एक भी आप केस नहीं दिखा सकते जहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे रेखा पात्रों छोड़ के कि एक भी औरत ने कहा मेरे साथ बलात्कार हुआ है। डॉक्टर मीडिया पे कहा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हाथरस और उन्नाव को मत भूलिए, उनसे अपनी नजरें मत फेरिए। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए, मैं बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। रिजू दत्ता जी, आपके तीनों बिंदुओं का जवाब देता हूं। मैंने पिछले ही वक्तव्य में कहा कि मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध का होना एक विषय है और अपराध के ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो दूसरी विषय है। मैंने आपको जो उदाहरण दिए वो मैंने कहा। क्या हमारे किसी नेता ने कहा लड़कों से गलती हो जाया करती है? क्या हमारे किसी नेता ने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं? आजम खां स्तर के व्यक्ति ने, और फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि बिना शर्त माफी मांगो। बुलंदशहर बलात्कार कांड 2017, माफी मांगनी पड़ी। क्या हमारे किसी सीनियर मोस्ट नेता ने कहा, जैसे राजस्थान के कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल, कि राजस्थान अगर एनसीआरबी में रेप में नंबर 1 है तो वो इसलिए है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है? क्या हमारे किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश केस फर्जी होते हैं? ये प्रतिक्रिया, या हमारे किसी सरकार ने किसी संस्थान में बलात्कार के आरोपी को तुरंत दूसरे संस्थान में नियुक्त किया, ये दर्शाता है
सवाल इसके ऊपर है, आपके ऊपर। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, फिर आपने मजाक की बात कही। बहुत दुख होता है कि तृणमूल कांग्रेस ऐसे संवेदनशील मामलों पे मजाक करती है। वो कहते हैं 7 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी का विधेयक लाना चाहिए, जो कि सीबीआई को रिकमेंडेशन 7 मिनट नहीं चाहिए, 70 सेकंड चाहिए साइन करने के लिए। वो तो साइन करने को तैयार नहीं होते हैं। और यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर फांसी देने का हो। तो ये मैं ये बताना चाहता हूं, सुनिए, देश में न्यायिक प्रक्रिया की गति क्या रहती है। हम वैसे नया जो विधेयक लाए उसके बाद अब ये 8-10 साल में स्थिति सुधर जाएगी। याद करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके घर के अंदर हुई थी, तो सबूत सारे एकदम साफ थे। प्राइम मिनिस्टर की हत्या प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर, और कितने साल लगे थे जजमेंट आने में, जबकि उसके बाद उनकी पार्टी ने, उनके बेटे की सरकार थी। रिजू दत्ता जी, न याद हो तो बता दूं, 1989 5 साल लगे, क्योंकि सबूत, दलील, ये वो। तो आपने जो किया है, ये मैं कह सकता हूं बहुत दुखद है कि इस प्रकार का बयान तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी का, वो ऐसे मैटर के ऊपर मजाक उड़ाने वाला बयान है कि जो 7 सेकंड में सिग्नेचर कर देना चाहिए। सीबीआई रिकमेंडेशन तो करते नहीं और कहते 7 दिन में अध्यादेश लाओ और फलाना। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, अपने राज्य में ले आइए, कौन रोक रहा है? आप अपने राज्य में तो किसी चीज को कानूनी गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। जैसे हमने धर्मांतरण को अपने राज्यों में घोषित कर दिया, आप भी घोषित कर दीजिए। हमने लव जिहाद को अपने राज्यों में घोषित कर दिया, आप भी घोषित कर दीजिए। यह होता है खाने के दांत और दिखाने के दांत और। डॉक्टर त्रिवेदी, इससे पहले कि डॉक्टर रिजू दत्ता और विवेक श्रीवास्तव इसका जवाब दे, आपने कहा कि हाँ, किसी को कोई भी एक ऐसा बयान नहीं दिया गया कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। पर जब बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है, उसकी जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है, उनके 2 बेटे, एक विधायक, एक सांसद, तब भले से ही बयान ना दिया जाए पर मैसेजिंग तो हो जाती है ना। नहीं पद्मजा जी, बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप किस कैपेसिटी में था? भारतीय कुश्ती संघ के, उनको तुरंत पद से हटाया गया। दूसरा, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो नामांकन भी नहीं कर सकते दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कुश्ती संघ का। नंबर 3, उस पर जांच बिठवाई गई कुश्ती संघ की, उसके ऊपर इंडियन ओलंपिक संघ की, उसके ऊपर पुलिस की, अंडर द कोर्ट ऑब्जर्वेशन। नंबर 4, जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष जीत गए और उनके ऊपर भी आरोप लगा तो उनको भी हटाया गया। अब ये बताइए, यहां तो कम्युनिस्ट लोग भी बैठे हैं, बेटे के ऊपर बाप की किसी ऐसी भूमिका का जिसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं था, ये कौन से सवाल की बात करने के लिए आ गए? ये बताइए ना, कुश्ती संघ में अगर बृजभूषण शरण सिंह को हमने स्थापित किया होता या किसी दूसरे खेल संघ का अध्यक्ष बना दिया होता, तो यह होता कि एक मेडिकल कॉलेज से हटा के दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। विवेक श्रीवास्तव, अब दोहरे मापदंड पर जवाब नहीं, विवेक श्रीवास्तव को ही बोलने दीजिए, क्योंकि अब ये इंडिया जो गठबंधन है उससे सवाल किया जा रहा है। आपको बृजभूषण शरण सिंह दिखाई देते हैं, पर जब संदेश खाली को और संदेश खाली की महिलाओं के आरोपों को लॉलीपॉप बोला जाता है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि वो सारी महिलाएं जो हैं और वो बोल रही हैं वो लॉलीपॉप है? आपको याद होगा, पार्क स्ट्रीट रेप केस था, सुजेट जॉर्डन वहां पर एक महिला थी जिनके साथ उन्होंने बलात्कार का इल्जाम लगाया था। उस वक्त मुख्यमंत्री ने क्या बोला था कि ये एक डील थी विच वेंट रॉन्ग। क्या आप उस पर चुप रह सकते हैं विवेक श्रीवास्तव? नहीं, देखिए, अब मैं एक एक करके बोलता हूं। पहले तो संदेश खाली के ऊपर हम लोगों ने सरकार को भी घेरा था, तृणमूल कांग्रेस को भी घेरा था, वृंदा करात भी वहां पे गई थी, महिलाओं से मिली थी। तो ये कहना कि कांग्रेस हो गया, इंडिया अलायंस हो गया, तो आपके तो सहयोगी यहाँ पे लॉलीपॉप बोल रहे हैं संदेश खाली को, आपके साथ है संदेश खाली। देखिए, आप शब्दों के हेर फेर पे मत जाइए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने खुद अपने मुंह से लॉलीपॉप बोला कि संदेश खाली एक लॉलीपॉप था? वो लॉलीपॉप आप भी पकड़े हुए थे, वृंदा करात भी पकड़े। आप वर्ड्स में मत जाइए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि रिजू दत्ता का मैं लाख क्रिटिसिज्म करूंगा, तृणमूल कांग्रेस को जरूर घेरूंगा, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करूंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस व्यक्ति ने लॉलीपॉप शब्द बोल करके उपहास उड़ाया है, तो ऐसा नहीं है। शब्दों का फेर गलत जरूर हो सकता है, भावना किसी की नहीं है कि कोई किसी महिला के खिलाफ आप शब्द यहाँ पे बोले। ये बड़ी क्लियर सी बात है कि आप कह रहे हैं मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। इतने दिन बीत गए, क्या आपने कलकत्ता में धरना प्रदर्शन किया? क्या आपने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया? जंतर मंतर में तो आप नहीं दिखे कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आप झंडा उठा करके वहां बैठ गए हो, कहा कि भाई जो तृणमूल कांग्रेस जो कलकत्ता में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, वो गलत है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं।
आपको सारा आपको पीछे प्रदर्शन से जो information- ऐसा क्यों होता है, वामपंथी जो सारा प्रदर्शन करते हैं तृणमूल पहले कांग्रेस सुन के तो लीजिए खिलाफ, मैडम। वो कलकत्ता में ही जब करते हैं, आपको- वो जंतर मंतर तक नहीं पहुंचता, नहीं, क्योंकि आपको यहाँ briefing पे गलत कोलिशन है। कंपल्शंस है। नहीं, कोई कोलिशन कंपल्शन नहीं। अब आप सुनते जाइए जरा बड़े ध्यान से। ये जो ब्रीफिंग आपको मिली है, तो ब्रीफिंग गलत है। अच्छा खासा धरना प्रदर्शन विवेक जी, जब भी और आप घिर जाते हैं तो किसी तथाकथित ब्रीफिंग के पीछे मत छुपिए। मैं किसी से ब्रीफिंग नहीं लेती, मैं अपना ब्रीफ खुद लिखती हूँ। यू आर नॉट लेटिंग जब कोई जवाब नहीं होता तो अरे फला से ब्रीफिंग ले ली, अरे दिमाग के टूल किट आ गया, कोई नहीं दे रहा। खुद पढ़ती लिखती हूँ, खुद अपने तथ्य समझ के आती हूँ। बोलिए। Agree. Don't feel insulted. I am not trying to insult you. If you are wrong somewhere, you should want to accept it. You are, पहली पर चीज- मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। चलिए। नहीं, आईना मुझे मत दिखाइए, आईना खुद देखा करिए। आप पहले मुझे ये बताइए मैडम, क्या आपको पता है कि धरना प्रदर्शन इस मेडिकल कॉलेज के बाहर हुआ था या नहीं? जरा मुझे बताएंगी उसमें लेफ्ट के कौन कौन से बड़े नेता गए थे? क्या आपको मालूम है कि वहां से शाम बाजार तक मार्च भी निकाला गया था? हमारे नेता, बातचीत हमारी चली है, उनको हमने पूरा समर्थन दिया है। क्या आपको ये मालूम है? कहाँ? दिल्ली में आपने आरसी कर में जो हत्या हुई है, जो बलात्कार हुआ है, उसके खिलाफ धरना दिया है। जी, अब आप सुनिए। आप क्या चाहती हैं मैडम कि हमारी सरकार, मान लीजिए मैं तो यूपी के अंदर अब मैंने आपसे सवाल पूछा आरसी कर में, आपको यूपी याद आ गया? बताइए ना, आपने कहा मैं धरना दूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा, मैं विरोध करूंगा। बार-बार मत टोकिए। बीजेपी किधर किया आपने प्रदर्शन? नहीं, अब आप सुन लीजिए, पहले सुनिए मेरे को, आप मेरी बात को सुनिए पहले। हमने जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना किया था, यहाँ ये बात कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, हम प्रक्रिया नहीं देते सर। कुश्ती संघ के अंदर जितने लोग वहां पे इस वक्त हैं, वो सब के सब ब्रजभूषण शरण सिंह के आदमी हैं। इसको मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? पहली चीज तो प्रक्रिया मुझे मत सिखाइए। कितने गलत शब्दों का प्रयोग, तब उनको नहीं हटाया गया था, मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने कंटिन्यू किया था। आप अभी भी ब्रिजभूषण पे ही फोकस्ड रहेंगे या आप कुछ कलकत्ता के बारे में बोलेंगे? 40 सेकंड्स और नॉट। वो केस तो चल रहा है ना सर, पिछले 1 साल से हम उसी को डिबेट कर रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। उनके खिलाफ केस चल रहा है, चलना चाहिए, चलते रहेगा। अब जरा कलकत्ता के बारे में कुछ बोलिए। क्या आपको पहले आप एज एन एंकर बोलिए, पहले आप एज एन एंकर बोलिए। आप निंदा करती हैं बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह की और उनकी भाषा की, उन लड़कियों के खिलाफ जो उन्होंने एज ए सिटिंग एमपी बोले। ये तो मैंने शुरुआत में ही साफ कर दिया है। आपको इस निंदा क्या, मैं तो कह रही हूँ उनके खिलाफ केस चलना चाहिए, जो कि चल रहा है। आप निंदा करती हैं, मैं कौन निंदा करने वाली? और निंदा उनको सजा होनी चाहिए, केस चलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। वाह भाई विवेक श्रीवास्तव, बेशर्मी और बेहुदेपन की इंतहा कर दिया तो आपने। मैंने माइंड और लैंग्वेज सुधांशु त्रिवेदी, इससे पूरी लैंग्वेज में यूज कर सकता हूं। मैं आपसे एक सवाल, सिविल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। नवाब सिंह यादव के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि यूपी में उपचुनाव है, यह आपकी राजनीति है, और आप चुप रहते हैं। बाकी सारे केस उत्तर प्रदेश, 65,000 से ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ है। आप चुप रहते हैं और आज आप चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स सुन रहे हैं। सुधांशु 30 सेकंड। अब मैं विवेक श्रीवास्तव से कहता हूं, ये महिलाओं के प्रति संवेदना की बात कर रहे हैं, और जहां एकमात्र राज्य जहां इनकी सरकार है केरल, वहां के इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने लव जिहाद शब्द कहा था और कहा था हजारों हिंदू और क्रिश्चियन महिलाएं इसका निशाना बनाई जा रही योजना पर तरीके से। बोलो कि वीएस अच्युतानंदन ने सही कहा था या गलत अपनी पार्टी का? अभी आप पत्नी जो में कहा था तुम कहां से आ गए भाई? कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि हो, जहां एकमात्र सरकार है वहां महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तुम्हारे मुख्यमंत्री ने बोली है। बोलो वीएस अच्युतानंदन केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री सही कह रहे थे गलत? आवाज नहीं निकलेगी इनके मुंह से, आवाज नहीं निकलेगी। ये होती है सियासत, ये होती है नफे नुकसान पे तौल के सियासत। अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नुकसान की सियासत आप करते हैं। और आकर एंकर से कहता है आपके, बोलिए बोलो भाई, आपके केरल के सीएम ने सही कहा था गलत? बोलो हर्षवर्धन जी, सियासतदान तो सियासत करेंगे, पर सबसे ज्यादा अचंभा, एक सेकंड, सबसे ज्यादा हैरानी मुझे होती है उन लोगों को देख के, एक सेकंड प्लीज फेड डाउन कीजिए। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे उन लोगों को देख करके होती है जो कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो तथाकथित एक्टिविस्ट हैं,
मैं आज ही कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़ रही थी, जब हाथरस की घटना हुई उन्होंने कहा बिना किसी ना नुकुर के आज योगी आदित्यनाथ को फौरन अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जब कलकत्ता की बात आई तो उन्होंने कहा यह कैसा देश है, हर राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, यह हमारे समाज के ऊपर एक धब्बा है। एक तरफ सरकार के ऊपर सवाल, दूसरी तरफ समाज के ऊपर धब्बा, क्यों? देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी विसंगति है और थोड़ा हमारा समाज के तौर पर दुर्भाग्य भी है कि एक तथाकथित जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं या जो जिनको हम बौद्धिक तौर पर थोड़ा ज़्यादा सुनने जानने लगते हैं, वो ऐसे खतरनाक तरीके से ट्विस्ट करते हैं। अब अभी इस शो पर जिस तरह से रिजू दत्ता ने संदेश खाली को लॉलीपॉप बोल दिया, ठीक है, अगर कुछ निकल आए, कुछ आपके पक्ष में हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी तक शेख शाहजहां से लेकर और जितनी भी जांच अभी तक बढ़ी है उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया, कोई ऐसा पहलू नहीं आया कि वो सब गलत था और आप ऐसी संवेदनहीन हरकत कर देते हैं, ऐसा बयान दे देते हैं। विवेक श्रीवास्तव को चाहिए था कि उस पर बोलते, लेकिन वो बृजभूषण शरण सिंह से लेकर जाने कहां घूमते हुए चले आए। जिन पोस्ट की बात आप कर रही हैं वो लोग यही देखते बैठे रहते हैं और कई बार तो मुझे लगता है कि सरोकारी, मानवतावादी, मानवाधिकारवादी ये जितने लोग हैं, ये दुष्कर्मी, बलात्कारी, आतंकवादी, इन सबको बचाने के लिए शब्दावली करते हैं खतरनाक तरीके से। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, लगातार कहूंगा, जिस राज्य में घटना हो उस राज्य के मुखिया की जवाबदेही है, जिस राज्य में घटना हो उस राज्य के राजनीतिक दलों का व्यवहार देखा जाना चाहिए, चाहे वो कन्नौज हो या फिर कोलकाता हो, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं। रिजू दत्ता, आखिरी 30 सेकंड। मैं ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन मांगूंगा, मैं चैलेंज करता हूं। चलिए, आप भाजपा ही नहीं वामपंथी भी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। रिजू दत्ता, वो ठीक है, मांग सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सुधांशु जी ने कहा कभी हमारे नेता ने कुछ कहा, ये देखिए आर्टिकल देखिए कहां पर है, इंडियन एक्सप्रेस, कोई नॉर्मल आर्टिकल नहीं दिखा रहा हूं। 18 अप्रैल 2017, योगी आदित्यनाथ, विमेन पावर डज नॉट रिक्वायर फ्रीडम बट प्रोटेक्शन एंड चैनलाइजेशन, ये आपके नेता का बयान था। और जब आप लोग कहते हैं ना कि नारी सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें, तो आपके सबसे बड़े जो नेता हैं, आपके जो बॉस हैं, वो प्रज्वल रवन्या के लिए भी वोट मांगते हैं और आसाराम बापू के स्टेज पे भी नाचते हुए दिखे हैं। तो विपक्ष के किसी राज्य में अगर कोई जघन्य अपराध होता है, खंडन कीजिए, उस पर राजनीति मत कीजिए, रेप टूरिज्म बंद कीजिए, गिद्ध की राजनीति बंद कीजिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, गिद्ध की राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर आपको जैसे रिजू दत्ता ने रेप टूरिज्म कहा तो पता नहीं क्यों राहुल प्रियंका का वो वीडियो याद आ गया जो कहीं जा रहे थे, और अभी तक उन दोनों का भी बयान इस पर आया नहीं है। ये नहीं उनका बयान को छोड़िए, जब भी कोई क्राइम होता है, खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होता है, बस एक यही उम्मीद रहती है कि एक स्वर में सब लोग इसकी निंदा करेंगे, उनके लिए न्याय मांगेंगे और ये नहीं देखने लगेंगे कि अरे यहां का मुख्यमंत्री कौन है, किस पार्टी यहां सत्ता में।